चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है, देखिए नीदरलैंड का जब आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो नीदरलैंड में बोला गया है कि वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र एक ही है और यहाँ पर अलग अलग में बांट दिया गया है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। ठीक है, यहाँ जो वोटिंग होगी वो किसको होगी? जो वहाँ की पार्टीज होंगी उनको। एक पार्टी कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। जितने उसको वोट मिलेंगी, ठीक है, उसी के आधार पर उसको सीटें मिलेंगी। ठीक है, कहते हैं अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। ठीक है, हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। देखिए, दो स्वरूप हमने अर्जेंटीना और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ के देखे हैं, जहां पर जितने वोट होंगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जितना % वोट का होगा उसके अकॉर्डिंग उनको सीट अलॉट हो जाएंगी। और जो थर्ड टाइप देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? इंडिया का देख रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधानसभा के परिषद की जो भी के चुनाव होंगे उनमें हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। ठीक है, अब देखिए भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है? इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। ठीक है, कहता है उसके बाद तो देखिए जो भी हमें राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, जो किसी छोटे देश में लागू हो सकती है, पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए उन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं, हमारे पास चॉइसेस होती हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम अपने मतदाताओं को चूज़ कर सकते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को वरीयता दे सकते हैं और किसी दल को भी दे सकते हैं। ठीक है, मतदाता के अनुसार भी उसे वरीयता दी जा सकती है और दल को भी दी जा सकती है। वह चाहे तो इन दोनों मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। देखिए, ज़्यादातर जगह पर क्या होता है, हम दल को चुन सकते हैं, दल चुनने का हमारे पास विकल्प होता है, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी होते हैं वो चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार ही होते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसद प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में
अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अतः अंत में सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों का एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले प्रत्येक समुदाय को अपने एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में थी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित है। सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। ठीक है, ये कहता है इसमें कि जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होंगे, ठीक है, वही क्या होगा, विजयी होगा। इसने केंद्र और राज्य में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। ठीक है, यदि सर्वाधिक मतों के अनुसार जीत दर्ज की जाए तो इससे द्विदलीय व्यवस्था उभर आएगी। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी होंगे और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करेंगे। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में शामिल होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। ठीक है, द्विदलीय में यहाँ पे सिर्फ कितने दल आएंगे, 2 ही दल आएंगे यदि मतों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया बनाई गई तो। ठीक है, इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग रहा। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली ही अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में आए। देखिए, एक दल था, उसके साथ छोटे दल भी अस्तित्व में आए और हमने इसी प्रणाली को अपनाया था। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर कर आई, लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधनों की सरकार आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला। अब देखिए निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण। ठीक है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी इलेक्शन का एरिया है उसके अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक होते हैं उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। हमने पहले पढ़ा है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी यही प्रणाली है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वहीं विजयी होगा। ठीक है, उसे ही चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा। इससे छोटे सामाजिक समूहों का अहित होगा। ठीक है, जिनकी जनसंख्या कम है उनका अहित होगा, क्योंकि उनकी वोटें क्या होंगी, कम होंगी। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग जो सामाजिक समूह होंगे, मतलब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, ऐसे जो सामाजिक समूह होंगे और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और जो दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिनकी जनसंख्या कम है, जो दलित उत्पीड़ित है हमारे यहाँ पर, उनको कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने आरक्षण का रास्ता अपनाया था। फिर देखिए क्या कहता है ये, स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर काफ़ी बहस हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका यह अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के तरीके को उन्होंने अपनाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो
डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा जो संविधान में संशोधन किए गए, अमेंडमेंट की गई, उनके आधार पर इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा में यदि 543 निर्वाचित सीटें हैं तो उसमें से 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति की हैं और 47 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति की लिए आरक्षित की गई है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करेगा, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे प्री-सीमन आयोग कहा जाता है। राष्ट्रीय प्री-सीमन आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति जो है वह प्री-सीमन आयोग का गठन करेगा। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, उसका कितना टोटल एरिया है, उसकी सीमा जो खींचने का काम है वह कौन करता है? प्री-सीमन आयोग करता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उसी राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। प्री-सीमन के बाद प्री-सीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में प्री-सीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है। कौन से क्षेत्र को चुना जाता है? जहां पर अनुसूचित जातियां जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में भी फैला देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी प्री-सीमन का काम होता है तो इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी हुई है। यह देखते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया है पर पारित नहीं किया जा सका है। अब देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करे। स्वतंत्र सभी को वोट डालने का अधिकार हो, कोई भी भेदभाव ना किया जाए, कोई भी उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो, मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया भेदभाव रहित होनी चाहिए। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सकें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देखते हैं और चुनाव लड़ने का अधिकार देखते हैं। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त चुनाव के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना जरूरी है।
इसी को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर और बड़े संघर्ष के बाद मिला है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। 1989 की यदि मैं बात करूं तो 21 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान में संशोधन किया गया और इस 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता कि सभी को वोट देने का अधिकार देना सही नहीं था। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, चाहे वो इलिटरेट पर्सन है चाहे वो लिटरेट पर्सन है, सभी को वोट डालने का अधिकार है। बहुत सारे व्यक्ति आज के टाइम पे ऐसे हैं जो यह ठीक नहीं मानते कि शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वहीं चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम अर्हता भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए यदि मैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात करूं तो उसके उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा या विधानसभा का कोई भी मेंबर चुना जाना है तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर कहता है कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हो गई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। ठीक है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शंस। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कोई घिनौना क्राइम किया है और उसे 2 या 2 से अधिक वर्ष की कोई जेल हो गई है तो वह चुनाव लड़ नहीं सकता। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। स्वतंत्र चुनाव आयोग। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324(1) में हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में सम्मिलित चीज़ें हैं, जैसे कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित है, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। 324 आर्टिकल में इसकी एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता, जैसे कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं। इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय, बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक ही सदस्यीय था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया और इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। देखिए, इसमें पहले एक ही सदस्य था, लेकिन अब इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया 1989 के बाद। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी इसमें सम्मिलित कर दिए गए। फिर उसके बाद
1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई। निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया, तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। देखिए टोटल 5 मेंबर हो गए। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद है कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त हो। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई और आयोग पहले से ही कहीं ज़्यादा जवाबदेह हो गया है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ समान हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव था कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। देखिए पहले यह जो निर्वाचन आयोग था, ठीक है, यह इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था। अब यह बहुसदस्यीय हो गया है। तो बहुसदस्यों से इस बात की शंका की जा रही है कि जो वहाँ पर पार्टी मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने स्वार्थ के लिए इसमें किसी और को सम्मिलित कर दे। ठीक है, अपने सदस्यों को सम्मिलित कर दे जो इसका समर्थन करे। इसलिए बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया और एक भिन्न प्रक्रिया पालन करने के लिए बोला गया। उसमें कहा गया कि विपक्ष की जो नेता है और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श किया जाए जब मुख्य निर्वाचन आयोग जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए और 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सके जो चुनाव में उसकी तरफदारी करने से मना करे।